नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम शामिल है। ईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिनमें शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास का नाम है। ईडी की चार्जशीट में बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी असीम दास महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर के लिए भारत में कुरियर का काम करता था। उसके ठिकानों पर हाल ही में रेड कर करीब 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद किए गए। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। आरोपी असीम दास ने एजेंसी को बताया कि यह पैसा हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए भेजे गए थे। असीम दास ने यह भी कहा था कि महादेव बेटिंग ऐप के प्रोमोटर्स की तरफ से भूपेश बघेल को कुल 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो अब इस मामले पर सियासत पुरजोर तरीके से हो रही है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश कमेटी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने ईडी को बीजेपी की षड्यंत्रकारी एजेंसी बताया है। उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष जांच में यह साफ हो जाएगा कि पूर्व सीएम बघेल पाक साफ हैं। ईडी एक बार फिर से उस बयान को झुटलाने के लिए जेल के अंदर जाके असीम दास का बयान लेती है। तो कौन सा बयान ज्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा? जो ईडी ने 3rd डिग्री इस्तेमाल करके शुरू में लिया था, या फिर जो उस व्यक्ति ने कोर्ट के माध्यम से कोर्ट को प्रस्तुत किया था अपने वकील के माध्यम से, या फिर जो फिर ईडी ने जेल में जाके उस बयान को लिया था। तो इस सारे तीनों बयान का विश्लेषण करने पर साफ हो रहा है कि यह ईडी का षड्यंत्र मात्र है। पूरी तरीके से इसका मुकाबला किया जाएगा। भूपेश बघेल जी इस मामले से पूरी तरीके से पाक साफ होकर सामने निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र भी उजागर होगा। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आने के बाद से सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर बीजेपी ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कहा कि भूपेश बघेल को प्रदेश की जनता के जो 508 करोड़ रुपए उन्होंने जो लूटे हैं उसका हिसाब देना होगा। उन्होंने बोला कि भूपेश बघेल ने जनता को लूटने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के आम लोगों का जो 508 करोड़ रुपए आपने महादेव ऐप के नाम से लूटा है, उसका हिसाब आपको जनता को देना ही पड़ेगा। आप सत्ता में रहते हुए अपने सत्ता के प्रभाव से जनता को लूटने के एक भी मौके नहीं छोड़े, चाहे पीएससी घोटाले की बात करें, चाहे शराब घोटाले की बात करें, और इस सब कृत्यों का हिसाब आपको शीघ्र देना पड़ेगा। अभी ईडी ने एक पूरा प्रतिवाद पेश किया है, जिसमें असीम दास ने फिर स्वीकार किया है कि कुछ लोगों ने दबाव देकर उनसे बयान बदलवाया था। एक बात याद रखिए, छत्तीसगढ़ की जनता की हाय और छत्तीसगढ़ की जनता का तकलीफों का हिसाब आपको देना ही पड़ेगा। तो अब देख रहे हैं आप सियासत किस तरीके से हो रही है। आगे देखना होगा क्या कुछ होगा, लेकिन मौजूदा वक्त में सियासी गलियारे में भूचाल जैसी स्थिति है। पूर्व सीएम का नाम सामने आना कोई छोटी बात नहीं है और इससे पार्टी के छवि पर भी फर्क पड़ता है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे को घेरने की कोशिश की जा रही है, दलीलें पेश की जा रही हैं और इन सब के बीच कुछ अहम सवाल हैं जो सबसे खास हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, एक एक करके आपका परिचय कराते हैं। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस स्पोक पर्सन हैं, और अनुराग अग्रवाल बीजेपी स्पोक पर्सन। मयंक चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जल्द ही, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और नीलेश त्रिपाठी रायपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीलेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा वक्त में क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ चल रहा है सियासी गलियारे में। देखिए, सियासी गलियारे में ये महादेव ऐप का मामला पिछले लगभग 6 महीने से चल रहा है, जो काफ़ी चर्चा में है। लेकिन नवंबर में तब चर्चा और भी बढ़ जाती है जब इस मामले में असीम दास गुप्ता की गिरफ्तारी होती है, और उस गिरफ्तारी में पहली बार ऐसा होता है जब किसी भी मामले में ईडी छत्तीसगढ़ में लगातार कार्रवाइयाँ कर रही थी पिछले 4 सालों से, जिसमें कोल घोटाले की बात हो, चाहे शराब घोटाले की बात हो, या फिर बाद में महादेव ऐप मामले में भी सीएम रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए उनके करीबियों के यहाँ जरूर छापे पड़े थे, लेकिन डायरेक्ट किसी मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम नहीं आया था। लेकिन असीम दास गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद, जब कैश के साथ, बड़े पैमाने पर कैश के साथ उनकी गिरफ्तारी हुई थी,
तब पहली बार ऐसा हुआ था जब ईडी के प्रेस रिलीज में और उसके बाद चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम आया हो। अब लेकिन उसके बाद ही उसी दरमियान जब जांच के दौरान असीम दास का एक और बयान कोर्ट में पेश होता है वकील के माध्यम से, जिसमें वो कहते हैं कि जबरियां उनसे भूपेश बघेल का नाम लिया गया था, ईडी ने जबरदस्ती उनसे दिलवाया था, वो भूपेश बघेल का नाम नहीं लेना चाहते थे। अब इसके बाद एक तरह से कांग्रेस और खुद भूपेश बघेल को इसमें मौका मिल गया था एक अपनी डिफेंस को लेकर, और वो कहने लगे थे कि अगर ये इससे साफ होता है कि इस मामले में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जब सत्ता परिवर्तित हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, अब जबकि चुनाव भी बीत चुके हैं विधानसभा चुनाव के, अब इसके बाद 1 जनवरी को एक पूरक चार्जशीट फिर से ईडी की ओर से पेश की जाती है और कहा जाता है कि इसमें भूपेश बघेल का नाम जो असीम दास गुप्ता ने लिया था पहले बयान में, वही उसी बयान पे असीम दास गुप्ता कायम है। जबकि जो दूसरा बयान था असीम दास का, उसमें वो दबाव किसी एक प्रभावशाली व्यक्ति के साथ, जो असीम दास का वकील था उसके साथ प्रभावशाली कोई व्यक्ति आया था जिसके कहने पे उन्होंने अपना बयान बदला था। अब ये तो जांच में स्पष्ट होगा, जब जांच बढ़ती जाएगी और बयान होंगे कि इसमें क्या सच्चाई है। लेकिन ये तय है कि लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक और बड़ा भूचाल मच सकता है, और खासकर ये भी हो सकता है अमृत कि पहली बार ऐसा हो कि ईडी भूपेश बघेल को भी नोटिस जारी कर उनसे बयान के लिए समन जारी कर सकती है, उनसे बयान ले सकती है। तो एक राजनीतिक माहौल तो जरूर गर्म होने वाला है छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले, ये तय माना जा रहा है अमृत। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, आप इन मामलों को कैसे देखते हैं? बीजेपी तो कई आरोप लगा रही है और आपको घेरने की कोशिश की जा रही है। जी देखिए, सबसे पहले तो बोलूंगा कि लग रहा है आसपास चुनाव आने वाले। ईडी मतलब जब चालू हो जाए या एक्टिव हो जाए तो समझ लीजिए चुनाव आसपास है, चुनाव बहुत नजदीक। लेकिन इस मामले का आपको याद होगा अमृत जी कि जब वो असीम दास पकड़ाया, पहले तो उसने बोला हाँ, फिर वो वापस बोलता है कि नहीं मैं भूपेश बघेल जी जानता नहीं किसी इस व्यक्ति को, मैं कभी पैसा नहीं दिया, कभी गया नहीं, मिला नहीं, और यहाँ तक कोर्ट में वो बयान देता। फिर ईडी अपनी एक चार्जशीट लेकर कि हमने पूछताछ की है तो उसने भी बयान दिया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जहां पे असीम दास पकड़ा था जिस होटल में और वो जो गाड़ी थी, वो गाड़ी का मालिक कौन है? बिलासपुर में अभी जो विधायक है हमारा, उनके भाई की गाड़ी है। तो वो अभी तक जिसकी गाड़ी जो ऑनर है उस गाड़ी वाले से क्यों नहीं पूछताछ हुई? अभी तक वो बृजमोहन अग्रवाल जो अमर अग्रवाल के भाई है उनसे क्यों नहीं पूछताछ हुई? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ईडी अपनी जांच पूरी ढंग से क्यों नहीं करे, निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कर रही? लेकिन निष्पक्ष जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई, आपको मालूम है 2014 के बाद से हो क्या रहा है, 95% हमने विपक्षी दलों पे है। आप इस मामले को पूरी अच्छे से देखिएगा तो इसमें दिखता है कि देखिए किस तरह से षड्यंत्र हुआ था। असीम दास ने जो पहले जो बताया था, किस हिसाब से एयरपोर्ट पे गाड़ी मिलती है, किस हिसाब से उसको होटल में रुकने के लिए कहा जाता है, किस हिसाब से फिर वो एक व्यक्ति आता है उसकी गाड़ी में कैश रखता है, घर पे कैश रखता है, फिर अचानक से ईडी आ जाती है, तो तमाम चीजें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, असीम दास जो बार बार अपने बयान अगर पलट रहा है तो उसकी खुद विश्वसनीयता पे कई प्रश्न चिन्ह लगता है। तो उसकी विश्वसनीयता पे अगर प्रश्न चिन्ह लगता है और इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है तो आपको निष्पक्ष जांच करनी पड़ेगी ना। सिर्फ आप ऐसे नहीं बोल सकते उसी के आधार पे आप बोल दे कि भूपेश बघेल जी आरोपी हो जाते हैं। आपको निष्पक्ष जांच करनी पड़ेगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मत देना जोर हो रहा है, क्योंकि देखिए चुनाव है। भूपेश बघेल जी शुरू से आक्रामक रहे, महंगाई, बेरोजगारी, जनहित के मुद्दे उठाते रहे, और यहाँ पे भी 1 महीना हो गया, महतारी बंधन, सिलेंडर, 3100 दान, उसकी मुद्दे के बाद हम उठा रहे हैं। तो इसलिए चुनाव के तहत ये बातें घुमाने के लिए, प्रोपेगेंडा के तहत, ताकि लोगों को पता ना चले, लोग इधर उधर की बातें करते रहे और चुनाव का भटका, इसलिए ये बनाया गया। ईडीआईटी आपको मालूम होगा कि ये तो खुद बोलते हैं कि इन्होंने राज्यसभा बयान दिया था कि 0.5% से भी कम है कनेक्शन रेट। ये खुद ईडीआईटी के जो जांच के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और सबसे पहली बात, विपक्षी दलों पे क्यों होता है? आप अपने जब आपकी पाले में आ जाते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं। अगर आपके तमाम ऐसे उदाहरण है, विश्वंता शर्मा हो जाए या अधिकारी ब्रदर्स हो जाए, अब छगन भुजबल जी का तो ईडी ने कागज ही गुम हो गई, वो तो बता रहे हैं। तो इसे तमाम, अजीत पवार हो गए, तमाम ऐसी चीजें, विपक्षी दलों पे सिर्फ आरोप लगाए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सत्य प्रकाश जी, निष्पक्ष जांच कराएंगे किससे? ईडी भी तो स्वतंत्र एजेंसी है ना सर। अब आप ईडी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कल को निष्पक्ष जांच की आप जो बात कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, किससे कराएंगे, बताइए ये भी। नहीं अमृत जी, हम निष्पक्ष जांच के कहने का मतलब ये है कि सरकार का अनैतिक दबाव नहीं होना चाहिए। भाई अगर आपके पाले में जाते, आपको ही मालूम है छगन भुजबल जी का क्या मामला है, वही ईडी है ना जो कोर्ट में जाके बोले कि कागज ही नहीं मिल रहे। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि ईडी इतनी बड़ी एजेंसी बोल दे कि आपको कागज नहीं मिल रहा छगन भुजबल जी के केस के। तो ये दिखता है कि निष्पक्ष जांच हो रही है कि नहीं हो रही है। आपके पाले में आते हैं तो कागज घूम जाते हैं, ईडी जैसी एजेंसी के पास कागज घूम जाते हैं। तो निष्पक्ष जांच कहने का मतलब ये है कि अनैतिक दबाव ना बनाए, उनको स्वतंत्र होकर जांच करने दिया जाए। तो सत्य प्रकाश जी, आप जो कह रहे हैं कि अनैतिक दबाव न बनाया जाए, ये कैसे पता चलेगा? अभी भी तो ईडी सर स्वतंत्र एजेंसी है ना जो जांच कर रही है।
अब आप ईडी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच की आप बात कर रहे हैं, चलिए मान लीजिए निष्पक्ष जांच इस मामले में कराई जाती है, आप तो ये आरोप तभी लगा सकते हैं ना। वही मैं बोल रहा हूँ, कैसे पता चलेगा? इससे ऐसे पता चलेगा कि छगन भुजबल जी आपके आते तो उनका केस का स्टेटस बता दीजिए, अजीत पवार जी का केस का स्टेटस बता दीजिए, विश्वंत शर्मा का केस का स्टेटस बता दीजिए, अधिकारी ब्रदर्स का केस का स्टेटस बता दीजिए, तो सब सामने हो जाएगा कि निष्पक्ष जांच हो रही है कि नहीं हो रही है। आपके यहाँ आते ही वो जांचें क्यों रुक जाती है? तो कहां से आप बोल सकते निष्पक्ष जांच होती है? पर अगर वो विपक्षी दल में है तो जांच आपकी चलती रहेगी, फर्जी नाम आते रहेंगे, सब चीज परेशान करते रहेंगे, विपक्षी दल के ऊपर अवैध केसेस होंगे, उनकी सरकार गिराने की कोशिश की जाएगी। अब झारखंड का मामला देख लीजिए, अब ममता बनर्जी का बंगाल का मामला देख लीजिए। ये सिर्फ क्यों हो रहा है कि अपोजिशन के लीडर्स के ऊपर ये केस क्यों हो रहे हैं? और ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना कि 2014 के बाद से 95% मामले विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर है। भाई आपके अगर नेता एकदम पाक साफ हो गए, राजा हरिश्चंद्र हो गए। देखिए वही मैं बोलूं, निष्पक्ष जांच का मतलब ये है कि छगन भुजबल जी का केस का कागज दिखा दीजिए आप, हेमंत बिस्वा शर्मा केस का कागज दिखा दीजिए आप, क्या चल रहा है। तो निष्पक्ष जांच तभी होगी जब सबकी जांच से निष्पक्ष तौर पे होगी। ये नहीं हो सकता कि आपकी पार्टी में आती है तो वो पाक साफ हो गए, दूध से धुल गए। निष्पक्ष जांच का मेरा मतलब वही है। इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए इस जांच में जैसे बताया, असीम दास के पास पैसे कहां से आते, गाड़ी किसकी थी, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? जिसकी गाड़ी है, जो गाड़ी का मालिक है, उससे क्यों नहीं पूछताछ अभी तक हुई है? ईडी ने क्यों नहीं उससे पूछताछ की, क्यों नहीं बुलाया अभी तक उसको? उससे पूछताछ नहीं हो रही है। मगर आप भूपेश बघेल एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर एक सीधा आरोप लगा देते हैं, वो भी असीम दास एक व्यक्ति के कहने पर, और वो भी ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट पे पहले कुछ और बयान देता है, फिर ईडी के सामने जो चार्जशीट के मध्य जो आ रही है, ईडी के सामने कुछ और बयान फिर दे देता है। तो उस व्यक्ति के ऊपर जो खुद अपने बयान पलट रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं निष्पक्ष जांच होगी तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। ठीक है, मयंक चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मयंक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर एक अहम सवाल है यहां पर, सत्य प्रकाश जी कांग्रेस प्रवक्ता वे कह रहे हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। तो सर ईडी भी तो निष्पक्ष एजेंसी ही है, अब ईडी जांच कर रही है तो सत्य प्रकाश जी और कांग्रेस ईडी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। निष्पक्ष जांच किस तरीके से संभव है? जो आरोप कांग्रेस अभी लगा रही है ये तो बाद में भी लगा सकती है। देखिए ऐसा है कि आरोप लगाना पॉलिटिकल लोगों का एक तरीके से धर्म है। तो ये उनका कहना ये अपनी जगह ठीक है कि वो पॉलिटिकल है या नहीं है। सबसे बड़ी सवाल जो आपने किया कि एजेंसी पर सवाल उठाना, तो आप देखिए कि देश में जो चुनिंदा एजेंसियां हैं वो अपना काम तो करेंगी। ऐसा संभव है नहीं कि किसी विदेश से या किसी पड़ोसी देश से हमको एजेंसी बुला करके जांच करानी पड़े। तो हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में एजेंसियां ही काम करेंगी। अब ये अलग मुद्दा हो सकता है कि एजेंसी ईमानदारी से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इस पर सवाल ये उठा सकते हैं, लेकिन एजेंसियां तो अपना काम करेंगी। और ईडी चूंकि कांग्रेस सरकार ने यहाँ सीबीआई और बाकी की एजेंसियों को बैन कर रखा था, इसलिए ईडी एक विकल्प बचता था केंद्र सरकार के लिए जांच के लिए। तो ईडी अपना काम कर रही है। अब सवाल ये नहीं है कि जो है एजेंसियां क्यों जांच कर रही हैं। हाँ, कांग्रेस ये आरोप लगा सकती है कि ईडी सही से जांच नहीं कर रही है या राजनीतिक रूप से उसको जो है कोई किसी के फेवर में काम कर रही है, ये लगा सकते हैं, लेकिन एजेंसियां तो जांच अपनी करेंगी। ठीक है सत्य प्रकाश जी, पूरे सिस्टम को आप जो मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच कराई जाए, ये बदलना या फिर उस तरीके से करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक अहम सवाल यहां पर खड़ा ये होता है कि इन तमाम मामलों को लेकर पार्टी की छवि पर असर पड़ रहा है। सर क्या कहेंगे आप? सत्य प्रकाश जी आप तक आवाज पहुंच रही है, पार्टी की छवि पर असर पड़ रहा है सर, क्या कहेंगे आप? जी आ रही, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही जी। मैंने जैसे बोला पार्टी की छवि पे कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता आज की तारीख में देख रही है, समझ रही है कि ईडी अगर आती, देखिए पहले होता था कि ईडी अगर आ रही है, आईटी की छापे पड़ रहे हैं तो आप बदनाम हो रहे हैं कि आपने कुछ गलत किया। मगर अभी 2014 के बाद से क्या हो रहा है कि जनता समझती है कि ईडी और आईटी अगर आप आ रही है, छापे पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया। तो जनता को मालूम है कि अब जो ईडी आईटी आती है, सीबीआई आती है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव बनाने के लिए आती है। अब वो नहीं आती है कि भाई आपने कुछ गलत किया तो आपके यहाँ आई है। आप बता दीजिए ना, अभी तक जैसे मैंने बोला कि राज्यसभा में बीजेपी के नेता ने बयान दिया था कि कन्विक्शन रेट 0.5% से भी कम है। तो इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र के तहत आप कार्रवाई करवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो विपक्षी दल की सरकार है उसको कहीं गिराने की कोशिश की जाती है, उसको कहीं ना कहीं काम में विघटन डालने की कोशिश की जाती है। इसलिए हमारी जो पार्टी के ऊपर छवि की बात है, छवि पे कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने काम किया, उसकी वजह से हमको अभी भी देखिए हम उतरे के नीचे नहीं गए। हमारा जो वोट शेयर का ज्यादा कम नहीं हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक बोलूंगा,
हमारे ही कार्यकाल में 45 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते। 65 ज्यादा पुरस्कार केंद्र सरकार हमको देती थी, 5 साल में दिया था ना हमारे को। तो इसका मतलब केंद्र सरकार खुद हमारे कामों की तारीफ करती थी। योगी जी हमारी गोबर खेती की तारीफ किए थे, मोदी जी हमारी गोबर खेती की तारीफ किए थे। तो वही मैं बोल रहा हूँ, हमने काम किया, मगर कहीं ना कहीं वही बात हुआ कि काम हमने किया, उसको बदनाम किया गया, जिसकी वजह से ये चुनाव में इनको फायदा मिला है। बदनाम करने का फायदा बीजेपी को मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हमने काम किया, और देखिए दिल से काम किया, इसलिए ये बदनाम करके सरकार बनाने में कामयाब हो गए। मैं 12 बोला, छवि पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन सर ये भी तो एक खामी रहेगी ना पार्टी की कि आप इतनी बड़ी पार्टी हैं सर, नेशनल पार्टी हैं, और आप कह रहे हैं कि जो हमारी छवि है उसे खराब करके या उसे बदनाम करके सरकार बना ली। तो कहीं ना कहीं बीजेपी आपसे आगे है 2 कदम इस मामले में। आएंगे आपके पास। अनुराग अग्रवाल जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है सर। यहां पर सत्य प्रकाश जी कांग्रेस स्पोक पर्सन, वे कई आरोप लगा रहे हैं ईडी को लेकर। सबसे खास ये आरोप है कि ईडी जो है वो निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, और उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लग रहा है सर। देखिए, एक बात बताइए कि जब झीरम कांड हुआ था तो झीरम कांड की जांच किसने प्रारंभ की थी? एनआईए ने जांच की थी। और सत्य प्रकाश जी को मालूम होना चाहिए कि एनआईए का गठन कांग्रेस शासनकाल में हुआ था, जब यूपीए की सरकार थी, और मामले में जो सबसे बड़ी घटनाएं हुई थी। ये तो उस एनआईए पे भी आरोप लगा देते हैं जिसने जिसका गठन ही कांग्रेस ने किया, और जिसने जांच का आदेश भी कांग्रेस ने दिया। एक बात बताइए, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है वो छत्तीसगढ़ में सीबीआई बैन करते हैं। क्यों बैन करते हैं? आपकी मानसिकता वहीं से समझ में आ जाती है। 5 साल में आप देख लीजिए, जब से कांग्रेस की सरकार बनी से लेकर अंत तक, जैसे ही कोई आरोप किसी व्यक्ति के ऊपर लगता है, मुख्यमंत्री जी बिना जांच, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बिना जांच के उसके पक्ष में खड़ा हो जाते हैं। पहली घटना आप याद करिए, कोल घोटाला, जिसकी आंच सीधे सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंची। मुख्यमंत्री जी ना तो जांच का इंतजार किए, ना तो उन्होंने जांच की ओर ध्यान दिया, बल्कि होना यह चाहिए था कि जब जांच की आरोप उनके किसी अधिकारी पे लगता है तो अधिकारी के खिलाफ जांच करते। उसी दिन मुख्यमंत्री अपने अधिकारी के पक्ष में खड़े होकर कहते हैं ये राजनीतिक हो रही है। अरे भाई, क्या अधिकारी राजनीतिक है या जांच करने वाली एजेंसियां राजनीतिक थी? दूसरी बात मैं कहता हूं, जब शराब घोटाला हुआ और ईडी ने चार्जशीट पेश की, तो शराब घोटाले में बहुत स्पष्ट शब्दों में ईडी ने लिखा था कि ये पैसा, ये जो शराब घोटाला करने वाले, ये इसे कुछ पैसा कट अपने पास रख के अपने पॉलिटिकल मास्टर पे भेज देते हैं। उस पॉलिटिकल मास्टर कौन है? ये मुख्यमंत्री, तात्कालिक मुख्यमंत्री जी को जांच करना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री जी खड़े हो जाते हैं उनके पक्ष में। अब ये तीसरा महादेव ऐप का मामला है। महादेव ऐप में भी मुख्यमंत्री जी तुरंत पक्ष में खड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं ये गलत हो रहा है। इससे पहले घोटाला हुआ पीएससी घोटाला। इनके पीएससी के चेयरमैन सोनवाने जी 5 साल के अंदर अंदर अपने 6 परिजनों को पीएससी में भर्ती कराते हैं। मुख्यमंत्री जी उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं करते? मैं तो बार बार कह रहा हूं, ये तो एक नजीर है। लगातार आप घटनाक्रम अगर देखेंगे तो उस घटनाक्रम साफ बताता है कि ये कांग्रेस सरकार विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी। एक अद्भुत बात रही एक सरकार की। आप किताब पढ़िएगा, संगठित अपराध पे एक बहुत अच्छी किताब है मारियो पूजो की, जिसने इटली के संगठित अपराध पर लिखा था गॉडफादर, जिसमें एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी हो गई थी। लेकिन जब व्यवस्था खुद ही माफिया हो जाए तब तो जनता का भला। तो ये भी तो आरोप ही है ना। खैर सत्य प्रकाश जी, एक बड़ा आरोप यहां पर सामने आ रहा है, अनुराग जी कह रहे हैं, आएंगे आपके पास। लेकिन उससे पहले मयंक जी, आपने बीजेपी को सुना, उन्होंने अपनी बात रखी, कांग्रेस का पक्ष आपने सुना, और इन सब के बीच पूर्व सीएम का नाम आना, ये कोई बेहतर इसे नहीं कहा जा सकता। क्या देख पा रहे हैं आप सियासी गलियारे में जो ये चीजें चल रही हैं, कैसे समझे इसे? देखिए, ये जो अभी जो नाम आया है, नया नाम नहीं है, ये तो कागजों में अभी आया है। चर्चा में ये नाम पहले से था, और इस बात की आशंका पहले से भी जताई जा रही थी कि जो है कार्रवाई चुनाव के पूर्व भी हो सकती है। लेकिन कुछ राजनीति के जो जानकार हैं वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि अगर उस समय कार्रवाई हुई तो कांग्रेस पार्टी को लाभ मिल सकता था। उसी लाभ को, कांग्रेस को लाभ ना मिले इसीलिए कार्रवाई रोकी गई थी, ऐसी जनचर्चा पब्लिक में जनचर्चा थी चुनाव के पहले। और ये एक कारण भी था कांग्रेस की जो हार हुई है, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है। भले ही कांग्रेस इसको स्वीकारे या ना स्वीकारे, लेकिन सच ये है कि ये जो ईडी का जो मामला है, चाहे वो महादेव ऐप का हो, चाहे वो सीजीपीएससी घोटाला, इन सब घोटालों की चर्चा आम जनता में थी। और ये इसके नतीजे आप देख ही रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव का जो नतीजा है उसमें सब सामने आ गया है। अब आप देखिए कि इस मामले को अभी इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसके दीर्घकालिक परिणाम होंगे, और कांग्रेस को इसका नुकसान आने वाले लोकसभा चुनाव में भी दिख रहा है। आपको एक बड़ी आश्चर्य करने वाली बात बताएं कि हमारी पिछले कुछ समय में जो कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई है, तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में इनको मजबूत नेता ढूंढने में, मतलब प्रत्याशी ढूंढने में दिक्कत आए कांग्रेस को।
बिल्कुल बिल्कुल। सत्य प्रकाश जी, संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे, ये जो आरोप यहां पर अनुराग जी ने लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार आपकी थी सर, आप तो जांच करा सकते थे, आपने जांच कराए नहीं, आप उस वक्त खामोश रहे। अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि हमारी छवि को खराब करके इन्होंने सरकार बना ली, तो सर 2024 में भी तो ऐसा हो सकता है। बचने के लिए क्या करेंगे आप? संक्षेप में सर, वक्त कम है। अभी सबसे पहले तो मैं एनआईए की बात बताया, तो एनआईए के बहुत गर्व होता है कि हमने उसका बनाया था, एनआईए हमने गठन किया था, हमने बनाया था। मगर देखिए 2013 में जब एनआईए ने जांच शुरू की झीरम कांड में, गणपति रमन्ना 2 नक्सलियों के नाम थे, चार्जशीट में नाम थे, उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए विज्ञापन में छप गए थे। तो 2014 में जैसी मोदी जी की सरकार आती है, दोनों नक्सलियों के नाम हट जाते थे चार्जशीट में से। क्यों भाई? क्योंकि यार रमन सिंह की सरकार चल रही थी उनके भरोसे, 4 साल उनकी सरकार थी। एनआईए की जांच आप चाहती थी 2014 से 18 इनकी सरकार यहां भी थी वहां भी थी, मगर झीरम कांड की जांच की हमने एसआईटी गठित की, उसको रोकने के लिए हाईकोर्ट चले जाते हैं इनके धर्मलाल कौशिक जी। तो यहाँ पे महादेव ऐप की मैं बात कर लेता हूँ, 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हमारी सरकार ने किया था। यूपी तक हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस गई थी, यूपी पुलिस ने उल्टा हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के ऊपर रॉबरी का केस दर्ज कर दिया था। तो हम तो कार्रवाई कर रहे थे, देखिए कार्रवाई हो रही थी, और इनके लोगों के साथ, आपको भी याद होगा असीम दास की हमने फोटो दिखाई थी कि इनके बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो हुई थी। तो इसीलिए जब ये चीजें इनके तक पहुंचने लगी तो इन्होंने उल्टा दाव खेल दिया कि ईडी ही पीछे पड़ा देते, फर्जी नाम ईडी को लेकर घुसा देते छत्तीसगढ़ के अंदर, भूपेश बघेल जी को फंसा देते जब हम इनके नेताओं के नाम लेने लगे थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए 2024 से आपने बात की, 2024 में जनता एकदम साफ है कि भाई आप इधर उधर की बातें बहुत हो गई है, अब आपको महंगाई बेरोजगारी में जवाब देना पड़ेगा। और इसीलिए देखिए इधर उधर की बात कर रही है, महंगाई बेरोजगारी 15 लाख रोजगार में बात नहीं करना, महिला अपराध जो बढ़ते जा रहे हैं यूपी से लेकर गुजरात में, आपको 2-3 दिन पहले का मामले मालूम होगा। तो ये सब चीजें ध्यान भटकाने के लिए सब चीजें हो रही है, मगर जनता बहुत समझदार है, जनता समझ रही है कि 10 साल आपने बहुत खेल लिया, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए देखिए अब 2024 में वो नहीं चल पाएगा ये मामला, क्योंकि जनता अब बहुत समझदार है, जागरूक है, जनता से सवाल मांग रही है। ठीक है, ठीक है। नीलेश, सत्य प्रकाश जी तो कह रहे हैं कि इससे पार्टी की छवि पर फर्क नहीं पड़ता इस पूरे मामले को लेकर, क्या वाकई ऐसी स्थिति है? जमीनी हकीकत क्या है वो जरा बताएं संक्षेप में। जी बिल्कुल अमृत, कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते इनका एक राजनीतिक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो ये बात कहें कि इसका असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी जनता के बीच में आप जाएं और उनसे बात करें, तो जब भी ऐसी घोटालों की बात होती है और अगर किसी सत्ताधारी दल पे, खासकर जो सत्ताधारी दल रहा हो, उसके ऊपर आरोप लगते हैं तो उसका असर जरूर देखने को मिलता है। और इसका असर परिणाम में भी देखने को मिला जब 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। कई ऐसी शहरी इलाकों की सीटें हैं जहां पर महादेव सट्टा ऐप के मामले की चर्चा ज्यादा थी, वहां बीजेपी को जीत नहीं मिली है। रायपुर जिले की सारी सीटें हार गए। बिलासपुर जिले में स्थिति काफी खराब रही, वहां पर जीत नहीं मिली, सिर्फ एक सीट कोटा का जीता उन्होंने, लेकिन बिलासपुर शहर हार गए। भिलाई जैसे जो दुर्ग जिला है वहां पर सिर्फ एक सीट जीतने को मिली, भिलाई नगर जो है वहां पर। इसके अलावा वैशाली नगर की सीट हार गए, जो मुख्य सरगना का जो इलाका कहा जाता है महादेव सट्टा ऐप मामले में, वैशाली नगर, वहां पर बुरी हार हुई है। तो इसका असर नहीं है ऐसा कहना एक तरह से इनकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन इसका असर जनता में देखने को मिलता है, जो परिणाम के रूप में भी दिखा है। अमृत, निश्चित तौर पर तो आगे कहीं ना कहीं पार्टी को तैयारी करनी होगी। अनुराग जी, सत्य प्रकाश जी ने एक और बड़ा आरोप यहां पर लगाया। वे कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है, ये एक साजिश है। मैं 2 बातें लगातार बोलूंगा, उम्मीद करूंगा अमृत जी समय देंगे। सबसे पहली बात कि लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान सबसे बड़ा होता है, और इसमें जनता ने बता दिया कि वो कांग्रेस के भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति चाहती है, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में। लगातार 2 बार ये विपक्ष के लायक नहीं रहे हैं। अब रही बात मोदी जी के कार्यों की, तो एक बार ये जरा अपने पूर्व मुख्यमंत्री से पूछकर बताए कि मोदी जी ने कोरोना काल में प्रत्येक गरीब व्यक्ति को अन्न मिले, इसलिए 5 किलो अतिरिक्त चावल भेजा था, वो चावल ये क्यों खा गए? इनके मुख्यमंत्री गरीबों के लिए मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास भेजा था। 5 साल ये कहते रहे कि प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है, इसलिए हम गरीबों को आवास नहीं देंगे। हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 18 लाख गरीबों को हमने आवास स्वीकृत कर दिया है। अरे साहब, ये आरोप भाजपा नहीं लगा रही है। आपको याद होगा कि आपके तात्कालिक मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया था कि कोरबा की कलेक्टर रानू साहू जी भ्रष्टाचार कर रही है, उसको मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। बाद में उस पर ईडी की कार्रवाई हुई। आपके मुख्यमंत्री जी उसको संरक्षण देने के, उसको कार्रवाई करने के बजाय उसको बड़े जिले का बना देते हैं। मोदी जी के प्रयासों से ही देश का सिरमौर, देश का मुकुट जो सालों साल देश से कटा रहा है, वो कश्मीर से आज 270 हटा के वो देश के साथ उसी ताकत से जुड़ा है। साहब एक बात आप समझ लीजिए, आपने जो कृत्य किए हैं 5 साल में, जो छत्तीसगढ़ के गरीबों का पैसा बांटा है, आपने युवाओं का भविष्य बेचा है, आपने ये शराब में यहाँ के लोगों का भविष्य बर्बाद किया है,
उसका हिसाब देना पड़ेगा। जनता आपसे हिसाब एक बार ले चुकी है, लोकसभा में फिर हिसाब लेगी और छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा और विकास की दौड़ पे जड़ेगा, ये निश्चय है। आप कितने भी गला फाड़ लीजिए। ठीक है, पर फिलहाल महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में खुलासे होने के बाद सियासत गरमाई हुई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी, अनुराग अग्रवाल जी, मयंक चतुर्वेदी जी और हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में खुलासे और इसके बाद सियासत गरमाई है। बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस का आरोप है कि ईडी बीजेपी की कठपुतली के तौर पर काम कर रही है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कराया जाए, पर बड़ा सवाल यह है कि निष्पक्ष जांच करेगा कौन? क्योंकि अगर कांग्रेस ईडी पर सवाल खड़े कर रही है तो आप जिससे भी जांच कराएंगे उस पर भी कल को सवाल खड़े किए जा सकते हैं।